Okay, we are going to start now. Everything is okay right now. Okay. Hello friends, I welcome you all in the live video session, the first ever live video session from Jammy's Biology, and that session is on the BARC Bioscience exam 2020. The exam for 2020 was held in the month of March, that is on the 14th March. So basically we are going to talk about these important points. What is BARC Bioscience exam? This bioscience exam is conducted by the Bhabha Atomic Research Center, and this exam is for the position of scientific officer, that is SO, at the BARC. By qualifying this exam, you can get the position of scientific officer at BARC, or you can pursue the PhD at the Bhabha Atomic Research Center. So in this video we will just focus on this important point, the selection process and the benefits of scientific officer at the BARC. Then we will talk about the eligibility criteria, exam pattern, and what is the cutoff, the usual cutoff for this exam. Then the most important point is the previous year question paper, or the questions and the discussion. For that this session is being taken. जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है बार्क बायोसाइंस, जिसका कोई भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर और द क्वेश्चन पेपर आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग इसका पेपर रिलीज़ ही नहीं करते हैं. सो अब आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले. फिर तो ऐसा है कि मैंने लास्ट जो अटैम्प्ट था, जो 14 मार्च 2020 को था, मैंने वो अटैम्प्ट दिया है. और जब मैं वो अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने बहुत से साइट्स, बहुत से पेजेस और बहुत से यूट्यूब चैनल्स मैंने सर्च किए, ताकि उस एग्ज़ाम के बारे में और अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिले. जैसा कि क्वेश्चन पेपर, क्योंकि जब हमें क्वेश्चन पेपर पता होता है या क्वेश्चन कैसे आते पता होता है किसी एग्ज़ाम के, तो हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं और उतने ही अच्छे से हम परफॉर्म कर पाते हैं उस एग्ज़ाम में. लेकिन मुझे इस एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेश्चन टाइप कैसे आता है ये कहीं पे भी नहीं पता चला था. एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ऐसे लगा कि अगर से मुझे क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन पैटर्न के बारे में कुछ और पता होता, तो मैं और अच्छे से प्रिपेयर कर पाता और अच्छे से इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाता और अच्छा स्कोर ला पाता. मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया, मुझे बहुत से क्वेश्चंस पता थे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मेरी एक छोटी सी कोशिश ये है कि मैं ये पैटर्न और ये क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो मैंने एग्ज़ाम होने के बाद अपने मेमोरी बेस्ड रिकलेक्ट किए थे, उसको नोट डाउन किया था, और आज इस प्रेजेंटेशन के थ्रू, इस सेशन के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ. विल स्टार्ट विथ द सिलेक्शन प्रोसेस एंड द बेनिफिट्स ऑफ एग्ज़ाम, or the benefits of the scientific officer post, which will be at BARC. And at the last of this video we'll discuss about the interview, how the interview is taken, and other things about the interview. So before wasting any time, let's start with the video. Okay, here ये बार्क एग्ज़ाम से सिलेक्शन का, साइंटिफिक ऑफिसर से सिलेक्शन तक का जो प्रोसेस होता है वो इन 4 या 5 स्टेप में होता है. पहले एक एग्ज़ाम होती है आपकी, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है इंटरव्यू के लिए. अब एग्ज़ाम के बारे में हम बात करते हैं. जो बार्क बायोसाइंस एग्ज़ाम होता है, जो एंट्री के लिए होता है, इंटरव्यू के लिए. इसके साथ साथ आप गेट भी दे सकते हो, गेट का स्कोर भी आपका कंसिडर किया जाता है इंटरव्यू में, आपका शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए, इंटरव्यू के लिए. या तो आप बार का एग्ज़ाम प्लस गेट दे सकते हो, सिर्फ एग्ज़ाम दे सकते हो, या सिर्फ गेट के स्कोर के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो इस इंटरव्यू के लिए. एंड इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन जब होता है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग होती है एज अ साइंटिफिक ऑफिसर. हम देखेंगे ये पूरे स्टेप्स, पूरे डिटेल में देखेंगे हम थ्रू आउट दिस सेशन. पहले हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में. क्योंकि अब मैंने लास्ट ईयर का पेपर दिया था, हम लास्ट ईयर के डेट्स देखेंगे, अभी आने वाले डेट्स तो आएंगे. इसके एप्लीकेशन कब रिलीज़ होते हैं, एक मेन क्वेश्चन होता है. इसके एप्लीकेशन ये लोग रिलीज़ करते हैं जनवरी में. जनवरी के मंथ में आपको इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, और फेब तक इसके एप्लीकेशन चलते हैं. लगभग 1 महीना मिलता है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए. देन उसके बाद बार्क का एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है, एंड देन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है. एग्ज़ाम हर साल अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए, मोस्टली मार्च के मंथ में ही होते हैं इसके एग्ज़ाम.
सो अभी भी अगर आप अभी से भी स्टार्ट करें तो आपके पास इनफ टाइम है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो. नाउ we'll start with our very first point and the most important point, that is what is बार्क बायोसाइंस एग्ज़ाम और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट होती है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है. So this exam, as I already told you, this exam is conducted by the Bhabha Atomic Research Center, and this exam is mainly to recruit the deserving candidates. The word is deserving is mentioned here. Like you should have some capabilities like research thinking or something else. So this exam is mainly for recruit the deserving candidates for the post of scientific officer, that is ASO जिसे हम शॉर्ट में रेफर करते हैं. So इस एग्ज़ाम के बेनिफिट्स क्या होते हैं इस पोस्ट के और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है वो हम देखेंगे. देर आर 2 ways टू गेट इन. जब आप इस एग्ज़ाम में एंट्री करने, आप एग्ज़ाम के थ्रू भी एंटर कर सकते हो इस साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट के लिए, एंड गेट स्कोर के थ्रू भी आप इंटरव्यू के लिए एंटर कर सकते हो. या सिर्फ आप बार्क के बायोसाइंस एग्ज़ाम से जाओ या सिर्फ गेट से जाओ या आप दोनों के थ्रू जाओ, और मोस्ट प्रीफर ये किया जाता है कि गेट प्लस बार्क दोनों के थ्रू जाओ आप, तो शायद आपका बार्क में नहीं होगा, गेट में अच्छा स्कोर आ गया तो वहाँ हो जाएगा, या वाइस वर्सा आपका गेट में अच्छा स्कोर ना आए, बार्क में अच्छा सा स्कोर आ जाए तो आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाएगा. देन ये जो स्क्रीनिंग होती है आपकी मेनली इट इज़ बेस्ड ऑन द रैंक. आपकी जो भी रैंक आती है बार्क बायोसाइंस एग्ज़ाम में या गेट एग्ज़ाम में, या आप जो कट ऑफ के आगे मार्क्स लेते हो आप बार्क बायोसाइंस एग्ज़ाम में, आपकी उस बेसिस पे सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए. देन ये शॉर्ट लिस्टेड हो गया. शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर इंटरव्यूड विद द सीनियर फैकल्टी मेंबर एट बार्क मुंबई. जो सीनियर फैकल्टी मेंबर है जो अराउंड उनके रिटायरमेंट के करीब होते हैं, जो एक्सपीरियंस साइंटिफिक मेंबर होते हैं, सो वो बार्क मुंबई पे उनका इंटरव्यू लेते हैं जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स है. अब इंटरव्यू कैसे होता है हम लास्ट में, इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए. वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि इंटरव्यू एग्जैक्टली होता कैसे है और कैसे लिया जाता है इंटरव्यू, या जो जिन लोगों ने ऑलरेडी इस इंटरव्यू को दिया है वो क्या बोलते हैं इस इंटरव्यू के बारे में. आफ्टर पासिंग द इंटरव्यू, यहाँ तक हमने बात की इंटरव्यू के बारे में. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. आफ्टर पासिंग द इंटरव्यू देयर इज़ 1 year ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स, जिसे हम OCES कहते हैं. सो इंटरव्यू आप जब क्लियर करते हो, इंटरव्यू के बाद और एक शॉर्ट लिस्टिंग होती है. अगर उसमें आपका नाम होता है तो आप 1 year की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन होता है आपका, और वो 1 year की ट्रेनिंग होने के बाद आप साइंटिफिक ऑफिसर बोल के आपकी पोस्टिंग होती है. सो ये 1 year का इंटरव्यू रहेगा, सॉरी ट्रेनिंग रहेंगी, और ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग you get a stipend of 55,000 and with that one time amount of 18,000. Then after this 1 year training वो आपका एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं. दे कंडक्ट एट एंड दिस ट्रेनिंग, पहले हम बात करते हैं ट्रेनिंग. ये ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग के ड्यूरिंग आपका स्टाइपेंड इतना होता है. एंड देन आपकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होती है, आपकी मुंबई में होती है, कंडक्टेड एट वन ऑफ द 5 बार्क इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग स्कूल्स. 5 है जिसमें से एक मुंबई में है, हैदराबाद में है, कुछ इंदौर में है और कलपक्कम में है. तो आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे होगी. आफ्टर दिस ट्रेनिंग आपको एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है. ये आपकी ये अभी पोजीशन होती है ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर. आप ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर होते हैं ये टाइम पे. आपकी एग्ज़ाम होती है ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर की 1 साल की ट्रेनिंग के बाद. वो ट्रेनिंग पे बेस्ड होती है एग्ज़ाम, और आप 50% या उससे ज़्यादा, मिनिमम क्राइटेरिया है 50% या उससे ज़्यादा आप अगर स्कोर करते हो तो आपको साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट मिलती है. यू आर पोस्टेड एज द साइंटिफिक ऑफिसर एट द बार्क, एंड द स्टाइपेंड फॉर द साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट इज द 95,000, एंड योर पोस्टिंग विल बी एट वन ऑफ द DAE यूनिट, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जो भी यूनिट होगा उनका, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है एज अ साइंटिफिक ऑफिसर. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस एग्ज़ाम. मैंने इस एग्ज़ाम का
इस बार्क बायोसाइंस एग्ज़ाम के बारे में पहले भी एक वीडियो डाला था जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, और बहुत से लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बहुत से क्वेश्चन किए, लाइक हम बायोटेक से है, हम बीएससी के हैं तो हम एलिजिबल है क्या, और बहुत से लोग थे, बी फार्मा वाले भी कुछ थे। सो उनके लिए स्पेशल स्लाइड है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें देख सकते हो, अगर आप इसमें बैठते हो तो आप एलिजिबल हो, और अगर नहीं बैठते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफिशियल साइट से ही लिया गया है। सो जो ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर और साइंटिफिक ऑफिसर आप जब बनते हो तो ये आपकी एमएससी के बाद की पोस्ट होती है, तो आपका एमएससी कंप्लीट करना यहाँ पे मस्ट है। अब एमएससी क्या में हो सकती है, आपकी माइक्रोबायोलॉजी में हो सकती है, बायोकेमिस्ट्री में हो सकती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हो सकती है, बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर, जेनेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग एंड अदर जो भी फील्ड्स है, बायोमेडिकल साइंसेज एंड बायो साइंसेज, इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे हम कहते हैं मास्टर्स हुआ होता है, एमएससी हुई होती है, तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। लाइक अगर आप ऐसे भी एक कंडीशन हो सकती है कि आप फाइनल ईयर में हो, अभी फाइनल ईयर में हो आप, आपका नेक्स्ट मंथ ये नेक्स्ट सेमेस्टर में आप फाइनल ईयर क्लियर कर लोगे और उसी टाइम पे आपका बार्क आएगा मार्च में। सो आप अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम के लिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। और क्या क्राइटेरिया है, एक तो एमएससी है, देन विद अ मिनिमम परसेंट ऑफ 60% एग्रीगेट होना आपका मिनिमम इन एमएससी एज वेल एज इन बीएससी, एंड देयर इज़ एन एक्सेप्शन फॉर द 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी, जिनकी 5 साल की इंटीग्रेटेड एमएससी होती है, बीएससी प्लस एमएससी साथ में होता है, और बीटेक और बीएससी टेक्नोलॉजी, जो कि बीटेक फूड टेक्नोलॉजी हम जैसे कहते हैं, बीएससी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, उनको चाहिए होता है कि 60% एग्रीगेट मार्क्स हो उनके ओवरऑल डिग्री में, जो 5 साल की या 4 साल की, बीटेक 4 साल की होती है कई जगह, तो उसका ओवरऑल 60% चाहिए। लेकिन जो बीएससी और एमएससी जो अलग अलग किए हैं उन लोगों ने, उनके लिए भी बीएससी में भी 60 प्लस एमएससी में भी 60% चाहिए। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ओके, यहाँ पे वैष्णवी यादव का क्वेश्चन है कमेंट्स में, बीएससी टीवाई स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, द ओनली एमएससी स्टूडेंट और एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। बट अभी आप इसका आइडिया ले सकते हो और इसके लिए आप अभी से भी प्रिपेयर कर सकते हो। आपकी पीजी बहुत अच्छे से उस वे में आप प्रिपेयर करोगे पीजी के लिए। जब आप इसके क्वेश्चन देखोगे जो मैंने मेमोरी बेस्ड कलेक्ट किए, आपको लगेगा कि ये पेपर का लेवल कितना हाई है, कैसा लेवल है। ये लोग आपका नॉलेज कैसे, किस बेसिस पे चेक करते हैं, ये लोग आपका नॉलेज चेक करते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप कैसे अप्लाई करते हो नॉलेज को। कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे वहाँ पे, इसके बारे में भी बात करेंगे, आपका कौन सा पार्ट यहाँ पे चेक किया जाता है। ओके, सो लेट्स मूव टू द एग्ज़ाम पैटर्न, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी एग्जामिनेशन, द एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोड ऑफ एग्ज़ाम। मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है, जो सीबीटी बेस्ड, जैसे आप CSIR नेट भी हो रहा है, और गेट एकदम सिमिलर होता है इससे। मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन, और आपको स्क्रीन पे ही क्वेश्चंस आएंगे, वहीं पे आपको आंसर करने होंगे, सेम लाइक गेट एग्ज़ाम। देन टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं हम देखेंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, और करने कितने होते हैं आपको, यहाँ पे आपको 100 में से, मतलब आप कितने भी करो वो आप पे डिपेंड है, लेकिन 100 में से 100 आपको ऑप्शनल कोई नहीं होता, इन द सेंस आपको 100 करने होते हैं, ऑप्शनल कोई भी नहीं होता। आप पूरे 100 भी कर सकते हो या आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप कर सकते हो, आपको जितना आता है उतना। देन टाइम गिवन कितना होता है, टाइम गिवन इज़ 2 आवर 120 मिनट। सो एक जो बहुत बड़ी दिक्कत है इस एग्ज़ाम को लेकर ये है कि टाइम सफिशिएंट नहीं होता, और क्वेश्चन हम आगे और बात करेंगे क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। टाइम जो सफिशिएंट नहीं होता वो है 100 क्वेश्चन पे 120 मिनट, आपको 1.2 मिनट मिलती है पर क्वेश्चन। देन टोटल मार्क्स है 300, दैट मीन्स 1 क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। अब हम क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल पे थोड़ी सी बात करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्वेश्चन 3 मार्क का है। अगर आपने गेट का क्वेश्चन पेपर दिया होगा, गेट का एग्जाम दिया होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि गेट के 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, और नेट का दिया होगा तो उसमें 4 मार्क का भी होता है, 2 मार्क का भी होता है, पार्ट सी में 4 मार्क का, पार्ट बी में 2 मार्क का। लेकिन अब इस पे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल ना ही ज़्यादा टफ होंगी जो कि 4 मार्क के क्वेश्चन को रहती, ना ही इतनी कम होंगी कि 2 मार्क के क्वेश्चन को रहती। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको अप्लाइड आएगा, क्वेश्चन सिंपल रहेगा, थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ रहेगा, और वहाँ पे जो आपको नॉलेज है आपको वो अप्लाई करना होगा, तभी आप इसको सॉल्व करते हो
कर सकते हो, वरना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आपको सिंपल सिंपल तो कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एक आध दो छोड़कर। सो एंड देर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका -1 नेगेटिव होता है। ओके, द इम्पॉर्टेंट थिंग, द कट ऑफ ऑफ एग्जामिनेशन, कट ऑफ कितना लगता है एग्ज़ाम्स का, ठीक है। सो ये है 2020 का, जो मार्च में 14 मार्च 2020 को एग्ज़ाम हुई थी। सो उसका रिज़ल्ट लग चुका है और उसका कट ऑफ था इस बार का 105, दैट इज़ 30 to 32%, ठीक है। 300 में से 105। सो हर बार इतना कम नहीं लगता है। इस बार क्या हुआ था, जब मैं खुद इस एग्ज़ाम को दिया है, उस टाइम पे कोरोना का बहुत चल रहा था कि अभी पुणे तक भी पहुंच चुका था उस टाइम पे कोरोना। सो लॉकडाउन का वगैरह भी उतना नहीं था उस टाइम पे, लेकिन लोग डर रहे थे कि अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाके एग्ज़ाम नहीं दे रहे थे। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कम आई थी। जिन लोग एलिजिबल थे, हॉल टिकट भी मिल गया था, उन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया था एग्ज़ाम। सो मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि कट ऑफ कम लगे। और बाद में इन लोगों ने कंडक्ट किया था, लेकिन उसमें पता नहीं कितने लोगों ने दिया। तो इस बार का कट ऑफ कम था, लेकिन कट ऑफ माना जाता है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिनसे मैंने सुना है बाद में, कि कट ऑफ अराउंड 50% होता है, 50% और मोर। तो आपने एटलीस्ट जो आपका टारगेट रहेगा 50% और मोर रहेगा, आपने ज़्यादा ही करना होगा टारगेट, तो जब जाके आपका 50% आएगा। तो कट ऑफ इसका जो होता है वो 50% होता है, लेकिन इस टाइम का कम था। Okay, so we are done with the selection process, benefits of the scientific officer, eligibility criteria, exam pattern and cutoff. Then now we are going to start with the very important point of this session, that is the previous year question and discussion. Let me clear once again कि इस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये लोग एग्ज़ाम का कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर रिलीज़ ही नहीं करते। तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे आपको। और जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, मैंने अपने मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे एग्ज़ाम होने के फौरी बाद, नेक्स्ट वीक के उसके। सो आउट ऑफ 100 मैं सिर्फ 25 to 30 क्वेश्चन ही कलेक्ट कर पाया, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसमें से भी बहुत कुछ क्वेश्चन पूरे हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन था। ऐसे जितने मुझे याद आए मैंने वो एक सम अप किया और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, द ऑर्गेनेल एक्रोसोम प्रेजेंट इन द एंटीरियर हाफ ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल। सो आप इस पे देखिए, हमें बस जनरली पता होता है कि स्पर्म कैसे होता है, स्पर्म के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, हेड होता है, उसमें एक्रोसोम होता है, बस हम इतनी सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास। बट उसका ओरिजिन बहुत कम लोगों को पता होता है जो थरोली स्टडी करते हैं। सो अगर आपने स्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ा होगा, जो सेल से स्पर्म फॉर्म होता, सो उसमें आपने देखा होगा कि पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स रहता, देन प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स फॉर्म होते, देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डिग्रेडेशन होता है, एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स रहते हैं, और वो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स एक्रोसोमल बॉडी बनाते हैं, एक्रोसोमल वेसिकल बनता है एंड देन एक्रोसोम बन जाता है यहाँ पे। सो अगर थोड़ी थरो स्टडी होती है तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। या आप ऐसे, अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हो कि कुछ लॉजिक लगा सकते हो। न्यूक्लियस तो नहीं होगा ऑब्वियसली, न्यूक्लियस से एक्रोसोम नहीं आता। एक्रोसोम हमें पता है उसमें एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा, यहाँ पे प्रोटीन का प्रोसेसिंग वगैरह होती है। देन लाइसोसोम और गोल्जी में आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आपको एग्जैक्ट वे में पता होगा कि दोनों का फंक्शन क्या है तो आप करेक्ट चूज़ कर सकते हो ऑप्शन जो है कि गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी बॉडी। ये क्वेश्चन था। देन सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा आपको इससे क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा, ठीक है। इफ़ द centrifuge is spinning at the 3000 gravity, what is the RCF, rotational centrifugal force, is acting upon the tube? अब हमें सबको पता है कि सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज को कैसे ऑपरेट करते हैं। हम बहुत अच्छे ऑपरेटर भी होते हैं सेंट्रीफ्यूज के, हमें सब पता होता है। लेकिन हम ये इस लेवल तक बहुत से लोग जा नहीं पाते
कि वो RCF कैलकुलेट करना सीखें। हालांकि इस सिलेबस में वगैरह होता है, लेकिन बहुत से लोग स्किप करते हो, मैंने खुद स्किप किया था, पूरा एग्जैक्टली पता नहीं होता है, ठीक है। सो इस लेवल के ये आपका अप्लाइड नॉलेज चेक करते हैं बार्क वाले, ठीक है। सो इसका कुछ फार्मूला होता है, उसके उस पे से आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मालूम कर सकते हो। ऑप्शंस मुझे याद नहीं थे, सो मैंने कुछ ऑप्शन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। देन वन क्वेश्चन फ्रॉम द RDT, हाउ मेनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर प्रेजेंट इन अ 10⁸ बेस पेयर्स व्हेन 8 बेस पेयर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज यूज। एक ऐसा 10⁸ बेस पेयर का एक फ्रैगमेंट रहेगा, और आप अगर से 8 बेस पेयर वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो 8 बेस पेयर कटर जिसे हम कह सकते हैं, अगर वो यूज़ करते हो तो कितने साइट्स मिलेंगे आपको उसमें। इसका भी कैलकुलेशन करने का एक वे होता है। ये एक क्वेश्चन था, ये और भी अप्लाइड था। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें सभी को पता होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है, कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, बट हम ये पॉइंट पे ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। और मेनली बार्क में थोड़े से कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपके अप्लाइड थिंकिंग और अप्लाइड नॉलेज कैसे अप्लाई करते हो आपका वो चेक करते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ पायरवेट। पायरवेट के फर्मेंटेशन से कौन सा प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो सकता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म क्लियर ना हो तो आप इसको अच्छे से आंसर नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, और आपको सिंपली पता होगा तो आप अच्छे से आंसर दे सकते हो। तो आंसर इज द इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर आपने फर्मेंटेशन वगैरह अच्छे से नहीं किया हो तो NADH2 ऑलरेडी उसमें यूटिलाइज हो जाता है। सो इस वजह से CO2 और इथेनॉल ही आंसर होता है इसका। नेक्स्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपने बार्क के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने ध्यान देनी है कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है। जैसा कि उस टाइम पे कोरोना का बहुत ज़्यादा चल रहा था, अभी भी है थोड़ा बहुत, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा था। वुहान से आ गया था, चाइना से इंडिया में एंटर हो गया था, और पुणे तक भी पहुंच गया था उस टाइम पे। तो सो उस टाइम पे कोरोना का बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो ऑब्वियस था कि कोरोना पे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। अब 2021 के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन जो प्रोसेस होता है वैक्सीनेशन का, और कोरोना पे भी जो भी वैक्सीन कर रहे हैं हम, सो इस पे भी आपको क्वेश्चन मिले, तो आपने उसका भी ज़रा ध्यान देना है कि करंट सिनारियो क्या चल रहा है, और उस पर क्वेश्चन पढ़ सकता है आपको बार्क में। सो इसमें वायरसेस दिए थे, उनका जीनोम दिया था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। कोरोना वायरस का आपने अगर जीनोम देखा होगा, जो भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा था कि कोरोना वायरस के बारे में, तो हर कोई उसके बारे में डिस्कस कर रहा था। अगर आपको एक भी ऑप्शन पता होता तो आप इसको सॉल्व कर पाते थे। कोरोना वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस एंड एडेनो वायरस, इसका दिया था, प्लस जीनोम दिया था सामने। सो द आंसर इज सी। नाउ ये भी थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन है फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म। इन फर्स्ट CO2 रिलीज फ्रॉम द पायरवेट विच कार्बन नंबर ऑफ ग्लूकोज इज रिलीज। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है। हम जस्ट पूरा पाथवे हम रट लेते हैं, उसके एंजाइम्स वगैरह पूरा एज इट इज़ हम निकाल ऐसे पेपर पे भी लिख लेंगे अगर हमें बोला जाए तो, बट हम ये पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सो आपको इस वे में स्टडी करनी होगी बार्क बायोसाइंस एग्जाम के लिए, वो बताने के लिए मैं आपको इसने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो द आंसर इज़ 1। अब कैसे होता है, क्या होता है, वो मैकेनिज्म आपने पूरा देखना है, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन था फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी मीडिया, which of the following growth medium is selective as well as differential media? We all know that the EMB is the selective as well as differential media. Then there was a question from asymmetric axis is formed before fertilization is because, ये developmental biology से क्वेश्चन था। developmental biology से भी 4-5 क्वेश्चन आए थे इसमें। Then there was a problem on dihybrid cross, और उसमें एग्जाम्पल ली थी अल्बिनो माउस की। इसमें अल्बिनो माउस की एग्जाम्पल ली थी, और उस पर से एक सिंपल सा डायब्रिड क्रॉस दिया था। अगर आपने 11th-12th में भी डायब्रिड मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ा होगा, उसमें डायब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं, अगर वो भी आपको आता होगा तो उस पर से आप इजीली सॉल्व कर सकते थे ये क्वेश्चन। देन ये एक अप्लाइड क्वेश्चन था रेडियो एक्टिविटी पे से, हाफ लाइफ जो होता है। अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 1600 ईयर्स। आफ्टर 6400 ईयर्स व्हाट अमाउंट विल रिमेन। अब इसको आपको सिंपली कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ को
ध्यान में रखते हुए कि कैसे कैसे होगा, और आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते थे। नाउ द आंसर इज 1/8। ये क्वेश्चन एज इट इज़ मुझे इंटरनेट पे मिला। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ 1600 ईयर, एज इट इज़ क्वेश्चन। ये लिंक भी मैंने मेंशन की है ये वीडियो में, और ये एज इट इज़ क्वेश्चन इंटरनेट पे मिला है। देयर वाज वन मोर क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट जो था, उसका एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन था। एक ऐसे अलग अलग इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिजल्ट बताए गए थे, और उसमें ऐसे अलग अलग जगह बैंड दिए गए थे और इसके इंटरप्रिटेशंस दिए गए थे कुछ। सो उस बेसिस पे आपको आंसर करना था। तो एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन था। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं इस एग्ज़ाम में, लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होते हैं और शॉर्ट भी नहीं होते। सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई शुड मेंशन हियर, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो बार्क का, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी हो सॉल्व करने की, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपने उसको डबल पढ़ के या बहुत बार आपने उसको उस पर टाइम वेस्ट करके ऐसे नहीं चलेगा। आपका टाइम वेस्ट होगा इसमें और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। आपको जो भी लगता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे इसके रिलेटेड नॉलेज नहीं है, सो आप दूसरे क्वेश्चन देखो जो आपको आ सकते हो। मेनली ऐसे होता है जब हम 3 घंटे में पूरा बार का पेपर सॉल्व करने जाते हैं, सो 80 to 90 तक, 90 नंबर क्वेश्चन तक, 100 क्वेश्चन होते हैं, 80 to 90 नंबर क्वेश्चन तक ही हम जा पाते हैं। बाकी के टाइम 10 क्वेश्चन हमें देखने का मौका भी नहीं मिलता है। और उसमें ऐसे हो सकता कुछ सिंपल क्वेश्चन हो जो आपको आते हो, या कुछ थोड़े से हार्ड भी हो लेकिन आपको आते हो, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आपने पहले ही टाइम वेस्ट कर दिया जिसकी वजह से आपको उधर जाने का मौका नहीं मिला। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपने उसको छोड़ना है, झट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन ही करने हैं। आपने अभी देखा कि कट ऑफ कितना था, कट ऑफ इस बार का 30% था ओनली। अगर आप थोड़ा और अच्छे से करते हो, नेगेटिव मार्क का रिस्क नहीं लेते हो, जो आपको आते हो उतने ही करते हो, तो आप पूरे क्वेश्चन तक जा भी पाओगे, पूरा पेपर देख भी पाओगे और अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे, और आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाए। देन द न्यू टैक्साइन क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ प्लेस्ड इन बिटवीन। सो न्यू टैक्सा, कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक न्यू टैक्सा ऐड हुआ है, ये मुझे भी नहीं पता था उस टाइम पे। तो उन्होंने इस पर क्वेश्चन डाला था कि किसके बीच में प्रेजेंट किया है। जैसे हम किंगडम, फाइलम और क्लास, सब क्लास, ऑर्डर वगैरह सब होता है, उसके बीच में कहाँ पे प्लेस किया है न्यू टैक्सा को, तो उस पर क्वेश्चन था। तो आपको करंट क्या चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देन दिस वाज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड द डेवलपमेंट एक्सिस डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला पे क्वेश्चन था, और इस पर हर जगह क्वेश्चन आता है, सबका ही फेवरेट टॉपिक है ये। नाउ देयर वाज क्वेश्चन ऑन अल्फा हेलिक प्रोटीन स्ट्रक्चर, जो मेनली क्वेश्चन प्रोलीन पे था, प्रोलीन एंड ग्लाइसिन पे, कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में कौन सा अमीनो एसिड ज़्यादा पाया जाएगा, और जो अल्फा हेलिक्स ब्रेकर है, जो प्रोलीन जिसे हम कहते हैं, प्रोलीन अल्फा हेलिक्स ब्रेक करते हैं, तो ऐसे इस टाइप में कुछ क्वेश्चन था उस पर। देन प्रोटीन स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन था, एक क्वेश्चन इस पर भी था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो क्वेश्चन क्या था, फिर भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। देन वन क्वेश्चन ऑन माइक्रोस्कोपी, आपको रिजोल्यूशन पावर वगैरह देगा और आपको कुछ कैलकुलेशन के लिए बोलेगा, तो आपको इसके फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए माइक्रोस्कोपी के। देन कैमोट्रिप्सिन का जो मैकेनिज्म है, अर्जिनिन, सीरिन, हिस्टीडीन, जो उसके साइड चेन के अमीनो एसिड है, इस पर भी कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं रहा, बट इस पर कोई क्वेश्चन था। देन ये माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, विच ऑर्गेनिज्म गिव्स येलो कलर कॉलोनीज ऑन मीडिया। उसमें होता है मैनिसॉल्ट, ये आंसर होता, ये शायद से मीडिया ये दिया था मैनिटोल सॉल्ट अगार, और जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एसोरियस होता है। देन जैसे हमने कोरोना के एग्जाम्पल पे एक क्वेश्चन आया था वो देखा था हमने, उसी वे में फंगल डिसीज ऑफ प्लांट पे दिया था, कुछ प्लांट दिए थे और उनके डिसीजेस दिए थे, और उससे आपको मैच करना था, मैच द फॉलोइंग के जैसा। देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी शायद इनका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स से जो भी बेसिक चीज़ें हैं उस पर इनके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें से मुझे एक अच्छे से याद है, सेकेंड ब्लास्टा पे था, वो क्वेश्चन याद नहीं है। सो फास्टा फॉर्मेट स्टार्ट्स विद डैश सिंबल, ये दो तो हो ही नहीं सकते, लेकिन ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन होता है, ये दोनों में से ही एक है, तो आंसर इज सी। ब्लास्टा पे का क्वेश्चन याद नहीं है मुझे। देन काय स्क्वायर टेस्ट पे और एक शायद से मीन या मीडियन पे कोई क्वेश्चन था,
वो भी एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो, लेकिन बोल यहाँ पे ये दिखाने का मतलब ये है कि जो काई स्क्वायर और मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर है वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड्स जो है उस पर भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सैंगर्स मेथड है और दूसरे बाकी मेथड है, उन पे उनके कंपैरिजन पे वगैरह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और आया था लास्ट टाइम जो मैंने दिया था वो आया था। देन देर वॉज एन एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन ऑन एसडीएस पेज, इसका भी एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसे एसडीएस पेज का दिया था और उसमें कुछ स्टेटमेंट दिए थे और बोला था कि कौन सा स्टेटमेंट राइट सूट करता है वो ग्राफ पे। देन आरएनए स्प्लाइसिंग पे भी एक क्वेश्चन था, हियर दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पीएच कैलकुलेशन पे कंपलसरी क्वेश्चन होता है। जितने भी लोगों से बात करोगे कोई बताएगा मैंने एग्जाम दिया था तो उन्हें बोलेंगे कि मैं पीएच कैलकुलेशन पे क्वेश्चन कंपलसरी आया था। और दूसरा और एक हो गया मोलारिटी कैलकुलेशन पे। सो जो क्वेश्चन होते हैं, स्टॉक सोल्यूशन दिया होता है आपको, इतने मोलार है और उस पर से आपको डैश मोलार वर्किंग सोल्यूशन बनाना है, तो आप कितना लेंगे कैसे लेंगे, तो ये होता है M1V1 के M1V1 इज इक्वल टू M2V2 के फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। तो ये क्वेश्चन आपको कंपलसरी देखने को मिलेंगे उसमें। क्वेश्चन का लेवल कम ज़्यादा होगा, कुछ टफ होंगे कुछ सिंपल होंगे, लेकिन ये कंपलसरी देखने मिलेंगे। सो आपने पीएच कैलकुलेशन कैसे करते और मोलारिटी जो स्टॉक सोल्यूशन से वर्किंग सोल्यूशन बनाना है वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जब आप बार के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको ज़्यादा अलग से कुछ ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने अच्छे से बीएससी एमएससी ये चीज़ें अच्छे से की होंगी, प्लस उसमें प्रैक्टिकल वर्क जो होता है मेनली, जैसा ये यहाँ पे सामने आपके एग्जांपल है पीएच कैलकुलेशन एंड मोलारिटी कैलकुलेशन, जो स्टॉक सोल्यूशन से वर्किंग सोल्यूशन बनाना है, ये आप अलग से सीख कर नहीं करते हो। आप ये जब प्रैक्टिकल वर्क करते हो लैब में तो आपको ये काम करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसको यूज टू हो तो वहाँ पे आप सिंपली बिना प्रिपरेशन के भी ये सॉल्व कर सकते हो। सो इसमें आप लैब में कैसे आप एक्ट करते हो या जो भी आप लैब में वर्क करते हो उसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसा एक सेंट्रीफ्यूज का भी हुआ था, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। देन लैकोपेरॉन जो जीन रेगुलेशन का कंसेप्ट है, लैकोपेरॉन एक हो गया, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन हो गया, और जो फाज में लाइटिक एंड लाइसोजेनिक का स्विच है, ये तीनों में से कोई ना कोई टॉपिक पे कंपलसरी क्वेश्चन पड़ता है इनका। सो लास्ट टाइम आया था लैकोपेरॉन पे, उसमें एक कंडीशन दी थी, द कंडीशन इन लैकोपेरॉन फैसिलिटेट द फॉलोइंग कंडीशन बताया था उन्हें, इन द लैकोपेरॉन फैसिलिटेट द कंडीशन ऑफ लैक जीन बीइंग ट्रांसक्राइब एट हाई लेवल। कौन से लेवल पे अच्छा जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्राइब किया जाएगा, तो उसका आंसर था ए। देन देर वॉज अनदर क्वेश्चन ऑन सेम द लाइकोपेरॉन, बट थोड़ा सा ट्रिकी था, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है तो आप इसका आंसर दे सकते थे। इन लैकोपेरॉन द जीन प्रोडक्ट ऑफ लैक ए इज, अब यहाँ देखो आंसर बहुत सारे लगभग सेम ही है, बीटा लैक्टोसाइड परमिएस, बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज, बीटा गैलेक्टोसाइड एंड बीटा गैलेक्टोसाइड आइसोमरेज, तो आंसर वाज बी। देन जो डीएनए का कंटेंट होता है 1:1 रेशो, चारगॉफ्स रूल पे डिपेंड क्वेश्चन था ये। इफ़ अ डीएनए स्ट्रैंड कंटेन्स 35% ग्वानिन, देन व्हाट परसेंट थायमिन इज प्रेजेंट इन द सेम स्ट्रैंड। हमें पता है ग्वानिन इक्वल होता है साइटोसिन से, एडेनिन इक्वल होता है थायमिन से। सो हमें पता है 1:1 का फॉर्मूला जो है चारगॉफ्स रूल, जी जितने रहेंगे सी उतने ही रहेंगे। और डीएनए स्ट्रैंड के बारे में बताया 35%, यहाँ परसेंट में बात चली है, तो 35% प्लस 35% सी रहेगा, तो ये टोटल हो गया 70%। बचे 30%, उसमें 30% ए रहेगा, 15% ए रहेगा, देन रिमेनिंग 15% विल बी थायमिन। सो द आंसर इज सी। नाउ अब बात करते हैं हम इंटरव्यू पे। इंटरव्यू पे बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे कि वो है सिलेबस को हमने कंसीडर ही नहीं किया यहाँ पे। सो आप बहुत से लोगों को आपको लगा होगा कि सिलेबस के बारे में भी बताया जाए। सो सिलेबस के बारे में हम जब बात करते हैं तो इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस उन्होंने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ बायोसाइंस, तो बायोसाइंस में से ये कुछ भी पूछेंगे, ठीक है। सो हम अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो कैसे करें। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो आपको स्पेशल अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ जो कंटेंट है
जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सिलेबस जो है CSIR नेट का, उसके सिलेबस के जैसा ही सेम आप इसका सिलेबस मान के चल सकते हो, या आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप वो सिलेबस भी सेम मानकर चल सकते हो। एंड आई विल सजेस्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं स्पेशली जैम के, आपने वो एक बार सॉल्व करना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा आप ऐसे जो इसमें क्वेश्चन लेवल होता है, जो ट्रिकीनेस होता है, वो जैम के पेपर में देखने मिलता है और गेट के पेपर में देखने मिलता है। सो आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, वो पेपर सॉल्व करने चाहिए, तो आपका ये पेपर और अच्छा जाएगा और आप और अच्छे से स्कोर कर पाओगे ये पेपर में। देन इंटरव्यू की बात करते हैं। जैसे मैंने अभी तक जो भी बात की वो मैंने अपने एक्सपीरियंस जो किया, मैंने जो स्टडी की थी थोड़ी बहुत उस पे से, और मैंने एक पेपर देकर आया हूँ मैं खुद, सो उस पे से बात की थी। अब चूँकि मैंने इंटरव्यू दिया नहीं है अभी तक, तो ये ठीक बात नहीं रहेंगी कि मैं इंटरव्यू पे भी कुछ बोलूँ, ठीक है। जैसे लेकिन मैंने इन दोनों को भी सुना है, ये दो लोग, जैसे एक शुभम दाबिर है जिसकी फर्स्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा अभी जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो। सो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएंगी। सो हाउ आई क्रैक बार्क इंटरव्यू, ये बंदे ने बार्क इंटरव्यू क्रैक कर दिया, बार्क एग्ज़ाम क्रैक तो कर ही दिया, उसके बाद इंटरव्यू भी क्रैक किया। और इसका बोलना ऐसा है कि जो फैकल्टी वहाँ पे जो सीनियर लोग बैठे हुए होते हैं, सो वो बैठे ही इसलिए होते हैं कि आपको रिक्रूट करे, ना कि आपको रिजेक्ट करे, बट आपने अपने आप को उतना प्रूव करना चाहिए। और इंटरव्यू मेनली 45 मिनट टू 1 आवर एंड 30 मिनट तक चलता है। और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इन लोगों ने डिस्कस किए। तो आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस बोथ 2 लिंक्स। जो जे केमिस्ट्री एक चैनल है यूट्यूब का जो चलाती है ज्योति राठी मैम, सो इन्होंने भी बार्क इंटरव्यू दिया है, दो इन्होंने केमिस्ट्री फील्ड से दिया है। तो आप उनका इंटरव्यू तो सुन सकते हो, इंटरव्यू से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी कि इंटरव्यू एग्जैक्टली कैसे होता है। भले ही उनका केमिस्ट्री में था, लेकिन उन्हें बहुत सी चीज़ें आपको न्यू मालूम होंगी उस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के थ्रू उनके। सो आप ये 2 वीडियो देखिएगा, आपको इंटरव्यू का कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। तो मैं ये दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप उसको देख सकते हो। सो शुभम दाबिर सर बोलते हैं इफ़ आई कैन यू विल टू। सो अगर उन्होंने कर सके हो तो आप भी कर सकते हो, और डेफिनेटली आप अगर से अभी से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कर सकते हो। जैसे आपको अभी क्वेश्चंस का एकदम अच्छा सा आइडिया आ गया कि किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप उस वे में अगर अपना प्रिपरेशन करते हो, उस लेवल तक जाके अपना प्रिपरेशन करते हो और आपको सफिशिएंट टाइम भी है अभी एग्ज़ाम के लिए, तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और ऐसे नहीं कि इतने टफ ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं जो आपके कुछ सेकेंड में सॉल्व हो जाते हैं। तो कुछ पार्ट होते हैं 10 to 20% वैसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि बहुत सिंपल आते हैं, आप अच्छा खासा उससे भी स्कोर कर सकते हो। और बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको थोड़ा सा स्टडी की ज़रूरत रहेंगी उसके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। दिस वॉज माई फर्स्ट एवर लाइव सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम और फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। नाउ वन मोर थिंग, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, वो भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। और प्लस ये जो पीपीटी है, जो क्वेश्चंस है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो जैमिस बायोलॉजी एक वेबसाइट भी मैंने क्रिएट की है, मैं उसकी लिंक भी टेलीग्राम चैनल के नीचे ही दूंगा, और उसके साथ आप वहाँ पे जाके ये पीपीटी भी वहाँ से ले सकते हो। So thank you so much.